साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। और हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं पटवारी भर्ती के लिए। दोस्तों, पटवारी भर्ती को लेकर के बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है और बहुत जल्द इसके फॉर्म डलेंगे। जैसे इसके फॉर्म डलेंगे तो फिर इसके बाद इसकी तैयारी करने के लिए हमारे पास काफ़ी कम समय रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो समय मिलता है वो 30 या 40 दिन का मिलेगा और इतने समय में इसकी तैयारी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए आज से हमने स्टार्ट किया है पटवारी की तैयारी करना। और आज हम सब जो तैयारी में देखेंगे वो देखेंगे हिंदी के 20 प्रश्न जो कि पटवारी में पूछे गए हैं। मतलब हम पुराने पेपर हल करने जा रहे हैं। तो जितने भी लोग पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएं। और अब हमारा सफर लंबा चलेगा। हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी पूरी तैयारी कराने की कोशिश करेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश पटवारी का 2017 में पूछा गया सबसे पहला पेपर पहली चैप्टर का। उसमें हिंदी में किस तरीके की हिंदी पूछी गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के हम पहले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है स्वर सहित व्यंजन है। दोस्तों, व्यंजन जो इसमें पूछा गया है हमें बताना है कि इन चार में से ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसमें साथ में स्वर जुड़ा है। तो दोस्तों, जब हम किसी व्यंजन को लिखते हैं और उसमें हलंत लगा देते हैं तो वह स्वर रहित माना जाता है। लेकिन जब उसमें हम जो लिखते हैं और उसमें यदि हलंत नहीं लगाते हैं तो वह स्वर सहित माना जाता है। तो ऐसा यहाँ पर केवल एक ही व्यंजन है जो है का, जो स्वर सहित है। बाकी ला और माँ जो है स्वर रहित व्यंजन है और ई जो है वह व्यंजन नहीं बल्कि स्वर है। तो इस चीज का हमें याद रखना है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। पढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमें इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है अनुस्वार, अनुनासिक, अंतस्थ या आयुर्वाह। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कई बार हमें ऐसा देखना है जैसे अंतस्थ तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि अंतस्थ में क्या आता है या रा ला और वा। तो ऐसे वर्ण जो या रा ला वा है अंतस्थ वर्ण है, इनको नाक और मुंह से नहीं बोला जाता। आयुर्वाह जो अलग है। अनुस्वार और अनुनासिक में हमें अंतर करना है। अनुस्वार क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जिनके ऊपर बिंदी होती है वो कहलाते हैं अनुस्वार और ऐसे शब्द जिनके ऊपर चंद्र बिंदी होती है वो कहलाते हैं अनुनासिक। तो अनुनासिक जो होते हैं वह नाक से और मुंह से एक साथ बोले जाते हैं। जैसे कि एक हम शब्द लिखे चांद। जो चांद शब्द है यह एक अनुनासिक शब्द है और इसमें जब हम चांद बोलते हैं तो नाक और मुंह दोनों का यूज करते हैं। लेकिन हम जब अनुस्वर की बात करते हैं तो अनुस्वर में जैसे हमने बोला अंग, तो आ ऊपर बिंदी और गा लिखा तो ये हो गया अंग। इसमें हमने जो है सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग किया। इस हिसाब से ऐसे वर्ण जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं अनुनासिक। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है जो है अगला प्रश्न है रा के पूर्वी। दोस्तों, पूर्वी की जगह आप इसको पूर्व पढ़ें। रा के पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है। स्वर रहित का मतलब होता है आधा। ऐसा वर्ण यदि रा के पहले आधा वर्ण है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कौन सा सही माना जाएगा। यहाँ पर जैसे दोस्तों धर्म लिखा है तो धा जो है धा, धा के बाद इसको हम हलंत करेंगे तो यहाँ पे आएगा आ और फिर आएगा रा फिर आएगा माँ। तो रा के पूर्व स्वर रहित, तो ये तो स्वर रहित नहीं है, इसके साथ तो स्वर है। प्राचीन का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे सबसे पहले आएगा आधा पा, जस्ट बाद आएगा आधा रा फिर आएगा आ। तो यहाँ पर हम देखें कि रा के जस्ट पूर्व आधा वर्ण है जो कि पा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा प्राचीन। क्योंकि इस चीज को सीखने के लिए आपको जो है वर्ण विच्छेद बहुत अच्छे से सीखने पड़ेंगे। तो रा के पूर्वी यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे होगा, तो ऐसे होगा रा का प्रयोग कि इस हलंत के रूप में। जैसे हम देखते हैं हम लिखेंगे प्रकाश। तो जब हम प्रकाश लिखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आधा पा है और आधे पा के साथ आधा रा है। यहाँ पर क्या है आधा, जैसे हम लिखा था क्या प्रकाश। तो प्रकाश में आप देखेंगे कि पहले पा है, पा के जस्ट बाद आधा पा फिर आधा रा है फिर पूरा आ फिर का और फिर सा। इस तरीके से हम देखते हैं तो सारी चीजें आपको वर्ण विच्छेद से आएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वर्तनी की त्रुटियों से अंतर में आ जाता है। दोस्तों, क्या आ जाता है अंतर में? जो वर्तियों की त्रुटियों से क्या होता है अर्थ में अंतर आ जाता है। जब हम कई बार किसी चीज को बोलते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर इसलिए आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं आंच, तो यहाँ पर आंच का मतलब होता है किसी की लपट से। और जैसे बोले आज,
तो आच जो है, आच एक अलग शब्द हो जाएगा, इसका ना तो कोई अर्थ निकलेगा। तो इससे क्या होता है, हमारे वर्तनी में यदि हम त्रुटि करते हैं तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ में अंतर आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, वाक्य में उचित निपात है। उचित निपात कहलाता है किसी जगह पे हमें बल देना। जब हम किसी चीज पे बल देते हैं बोलते समय तो उसको बोलते हैं निपात। यहाँ पर हम देखेंगे कैसा चांद ब्लैंक सुंदर चेहरा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा सा। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, ही नहीं आएगा, भी नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा केवल सा। तो ये होता है निपात। जब हम किसी चीज को बोलते हैं और बोलते वक्त वहां पर उस चीज को हम ज्यादा जो है अधिक से अधिक बल देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। दोस्तों तो बाण का पर्यायवाची हमें बताना है। जो बाण का पर्यायवाची है, बाण का पर्यायवाची है तीर। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो बाण शब्द है, बाण शब्द का पर्यायवाची तीर माना गया है। लेकिन इसके अलावा जो पिरसून शब्द है, पिरसून का जो पर्यायवाची है वह पुष्प भी होता है और संतान भी होता है। इसके अलावा अम्बुक, जो अम्बुक का पर्यायवाची होता है वह आंख होता है। या इसके अलावा जो एक शब्द और लिखा है यातुधान, यातुधान का पर्यायवाची होता है जो है वह राक्षस होता है। इस हिसाब से हमने देखा कि सबके पर्यायवाची और ही पढ़ लिए। पिरसून का पुष्प भी होता है और संतान होता है, तीर का क्या होता है, बाण होता है, अम्बुक का आंख होता है, यातुधान का राक्षस होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिनकी चार भुजाएं हों के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों जिसकी चार भुजाएं होंगी उसके लिए एक शब्द होगा चतुर्भुज। चतुर्भुज इसका राइट आंसर होगा। और जब हम राइट आंसर लगाते हैं तो यहाँ पे चार भुज भी लिखा है, यहाँ पे चतुर्भुज भी लिखा है। चतुर्भुज हमें इसकी जो वर्तनी है वो भी सही देखना है, इसलिए राइट आंसर इसका बी है। ये सब के सब प्रश्न जो है पटवारी में पूछे गए प्रश्न है। जैसे यहाँ पे लिखा है चतुरानन, तो आनन मतलब होता है सिर। जिसके चार सिर हो उसको बोलते हैं चतुरानन, जिसकी चार भुजाएं हो उसको बोलते हैं चतुर्भुज। तो यहाँ पर हमसे चार भुजाओं वाला का पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर इसका बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो ऐसा व्यक्ति जो लौट कर आया हुआ है उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। उसके लिए राइट आंसर है प्रत्यागत। लौट कर आए हुए व्यक्ति को बोलते हैं प्रत्यागत। जो व्यक्ति लौट कर आया हुआ होता है उसको बोलते हैं प्रत्यागत। इसके अलावा जो और शब्द लिखे हैं जैसे प्रगत, मतलब आगे की ओर जो बढ़ रहा है उसको बोलते हैं प्रगत। इसके अलावा आगत, आया हुआ व्यक्ति को बोलते हैं आगत। इसके अलावा स्वागत आप जानते ही हैं, सम्मान के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। इसका हमें राइट आंसर बताना है देवर्षि में। तो देवर्षि शब्द का जो सही शब्द आंसर है, सही आंसर है आपका सी, देव धन ऋषि। और यहाँ पर जो है गुण संधि है, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि हम गुण संधि के बारे में आपको बता दें, गुण संधि वहां होती है जब आ और आ के बाद दूसरा स्वर जो आ जाए, या तो ई आ जाए या उ आ जाए या री आ जाए। ई आपकी छोटी बड़ी दोनों हो सकती हैं और री आपका एक ही होता है। तो ई और ई का जो परिवर्तन होता है इन दोनों को मिलकर के वो ए में बदल जाते हैं। उ और उ का परिवर्तन जो होता है वो ओ में बदल जाते हैं। और जो री का परिवर्तन होता है वह अर में होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये देव लिखा है, देव के साथ में वा में आ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देव लिखा, इसके साथ में इसको देखेंगे तो यहाँ पे आ है और यहाँ पर री लिखा है। तो आ और री का दोनों को मिल करके बन जाएगा हमारा अर, अर बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देव में आ जोड़े के पूरा बन जाएगा देव, और जो आधा रा बचेगा वह सा, सा के आगे रेप पे बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा देवर्षि। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और इसको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आप एक बार जो है इसको पेपर पेन पे लिख करके देखें, इसका वर्ण विच्छेद करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है हमारा देवर्षि इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षक का विलोम क्या है। दोस्तों रक्षक का विलोम होता है भक्षक। रक्षक मतलब होता है रक्षा करने वाला, भक्षक मतलब होता है जो हमें खा जाए या खाने वाला। इसके अलावा रक्षा का विलोम होता है विनाश, राक्षस का विलोम होता है देवता, और कवच का मतलब होता है जो किसी चीज की सुरक्षा करे। तो जो हानि, हानि इसका विलोम देखने को मिला है, बाकी इसका राइट विलोम हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है जो मेन शब्द हो। उसके लिए हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। आज के इस वीडियो में आप इसको अभी हाल, कवच मतलब सुरक्षा के लिए होता है किसी भी चीज का, और इसको हटा देने पर उसको हानि होती है, तो उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी इन तीन के आपको याद कर लेना है। दोस्तों यदि आप पटवारी बनना चाहते हैं तो इस चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा।
अगला है ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। दोस्तों तो शक्तिशाली प्रत्यय सबसे पहले आपको बता दें क्या कहलाते हैं। तो उपसर्ग कहलाते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें पीछे ती लगा हुआ है। तो ऐसा शब्द जो है, एक ही शब्द इसमें दिख रहा है जिसमें पीछे ती लगा है, वह है शक्ति। शक्ति को जब आप लिखेंगे तो इसको आप देखेंगे सा और आधा का लिखा है, फिर ता में छुट्टी की लगी है। तो जब लास्ट में आप देखेंगे तो ता में छुट्टी की ही निकलती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो प्रत्यय है वह शक्ति में ती प्रत्यय है। अगला प्रश्न है हमारा, देवा स्वर में निम्न में से कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पे द्वंद्व की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ पे एक आधा हुआ और आएगा। देवा स्वर में जो समास है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहाँ होता है, जहां पर दोनों पद प्रधान हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे देवा स्वर में देव धन असुर। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो देव मतलब होता है देवता और असुर मतलब होता है राक्षस। दोनों पद यहाँ पे प्रधान है, इसलिए यहाँ पे होगा द्वंद्व समास, इसका राइट आंसर। लेकिन बात करते हैं दिगु की, तो दिगु में एक पद आपका जब संख्यावाची होगा तो यहाँ पे दिगु होगा, इसलिए हमें दिगु और द्वंद्व में कंफ्यूज नहीं होना है। देवा स्वर में राइट आंसर है आपका ए द्वंद्व समास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या सा है। तो सिर से पैर तक मुहावरे का जो अर्थ है वह है आदि से अंत तक। आदि मतलब शुरुआत और अंत मतलब लास्ट तक। तो ऐसा मतलब जो मुहावरा या ऐसा शब्द जिसका अर्थ हमें पता चले शुरू से लेकर के लास्ट तक का, उसको बोलते हैं आदि से अंत तक या सिर से पैर तक मुहावरे का यूज वहां पे किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, शासन का शुद्ध रूप कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर हमें वर्तनी पूछी जाती है और वर्तनी का हमें विशेष ध्यान रखना है। कई बार हम जो है हिंदी वर्तनी लिखते समय बड़ी गलती करते हैं और हम गलती से बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि शासन का शुद्ध रूप क्या है। तो शासन का सही रूप है बी। शासन की सही वर्तनी जो है ए मानी जाती है, इस चीज का हमें याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सब के सब जो है पटवारी में पुराने पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है, पंक्तियों में कौन सा रस है। दोस्तों हमें बताना है इसमें कौन सा रस है। तो इससे पंक्तियों को पढ़ करके ही एक ओजपूर्ण बात निकल करके आ रही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा जो होगा बी रस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सोह तोड़े पीड़ पत श्याम सलोनी गात मनहु नीलमणि शैल पर आपत परि प्रभात। इसमें हमें बताना है कौन सा अलंकार है। दोस्तों तो यहाँ पर जो अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार की जो परिभाषा होती है, जहाँ पर जनो जानू मनोह मानू शब्द आ जाए वहां पर हमें उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनो जानू या मनोह मानू में मनु शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बद उपसर्ग किस भाषा का है। दोस्तों बद उपसर्ग जो है ये उर्दू फारसी भाषा का है। जैसे हम देखते हैं बद तमीज, इसके अलावा बद सूरत, बद तर, इस तरीके के जो शब्द होते हैं सबके सब उर्दू के शब्द हैं और फारसी के शब्द हैं, इसलिए जो बद उपसर्ग है वह है उर्दू फारसी का उपसर्ग है। इस चीज को हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़ अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों तो इसमें बताया गया है कि पर्वत है, उसके जो पर्वत अपने नेत्र फाड़ कर करके देख रहा है। जो पर्वत के नेत्र है सुमन है, पर पर्वत के नेत्र को सुमन से तुलना की गई है और पर्वत रूपी नेत्र जो है फूलों को बताया गया है। अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। नीचे एक तालाब है, तालाब को दर्पण के रूप में देख करके, मतलब इसमें जो है रूपक अलंकार है और इसका राइट आंसर ये है कि पर्वत पर जो है हरियाली छाई हुई है और उसके पत्ते नीचे की तरफ झुके हुए हैं, उसमें फूल कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ देख रहे हैं। जो एक नीचे तालाब है, तालाब को वह एक दर्पण मान रहे हैं और अपने रूप को निहार रहे हैं। कुछ यह अर्थ इन लालों का निकलता है, इसलिए यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत के जो है रूप का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, अधखिला। अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो हमें बताना है अधखिला में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, ना तो आध है, ना आधा है, ना खिला है, क्योंकि खिला तो पीछे लगेगा तो प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है अध। अध खिला में जो है अध उपसर्ग है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 हमारा रह गया था।
जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि स्थायी भाव के साथ ही होते हैं। जो स्थायी भाव हैं उनके साथ क्या होते हैं, उन्हीं के साथ होते हैं हमारे संचारी भाव। संचारी भाव और स्थायी भाव में नॉर्मल सा अंतर होता है। संचारी भाव अल्पकालीन होते हैं और स्थायी भाव जो होते हैं दीर्घकालीन होते हैं। लेकिन स्थायी भाव के साथ ही कुछ संचारी भाव पैदा होते हैं जिनकी संख्या 33 मानी गई है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जो यहाँ पर संचारी भाव की परिभाषा बताई गई है कि संचारी भाव से तात्पर्य हृदय के उन भावों से होता है जो स्थायी भाव के साथ कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं। ऐसे संचारी भाव अल्पकालीन होते हैं जो कभी किसी स्थायी भाव के रूप में उत्पन्न होते हैं तो कभी अन्य स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होते हैं, जिनकी संख्या जो है 33 मानी गई है। किसने मानी है 33? भरत मुनि ने। इसको भी हमें याद रखना है। जो 33 स्थायी भाव है उसमें आता है पुनर्वेद, ग्लानि, शंका, अयूषा, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, व्रीणा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमरस, अभिहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण और वितर्क। इसके अलावा महादेव कवि ने 34वां संचारी भाव भी माना है। एक और जो संचारी भाव है, एक महादेव कवि ने 34 माने हैं, भरत मुनि ने 33 माने हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो है हमारी तैयारी के हिसाब से जो हमने देखा सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो हमारे बीच में एक उदाहरण आया था कि सोहा तोड़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। इस लाइनों का जो अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि कृष्ण बिहारी जी का ये दोहा है। इन्होंने बताया कि कृष्ण के सांवले और मनमोहक रूप का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के सांवले काय पीले रंग वस्त्र का अपार शोभा दे रहा है। इन्होंने बताया है कि नीलमणि पर्वत पर इतनी खतरनाक तरीके से हरियाली छाई हुई है कि जब उस पर सुबह सुबह सूर्य की दूधिया रोशनी पड़ती है तो वह ऐसे लगती है जैसे भगवान कृष्ण ने पीले अंबर ओढ़ लिए हों। इस तरीके का इन लाइनों का अर्थ था। इस तरीके से हमने देखा कि हमने पूरे के पूरे प्रश्न 20 प्रश्न तैयार किए। यदि आप पटवारी भर्ती परीक्षा सफल होना चाहते हैं तो ऐसे ही आप रेगुलर वीडियो देखते रहें, आपको निश्चित ही यह हेल्प करेंगे। आज हमारे पहले हम हिंदी के पूरे प्रश्न हल करेंगे, इसके बाद हम पंचायती राज के करेंगे, बीच बीच में आपको कंप्यूटर के प्रश्न लेकर के आएंगे। तो आपकी पूरी तैयारी कराने की हम कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ हमें लास्ट तक बने रहें। जय हिंद।